हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नैतिक विकास के सिद्धांत यानी कोहल वर्ग का हम लोग नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। नैतिकता क्या होता है, किसी नियम में, किसी क्रिया में, किसी व्यवहार में, किसी सभ्यता में, किसी संस्कृति में, किसी गतिविधि में जो नियम पाए जाते हैं, जो नियम से वह कार्य या व्यवहार किया जाता है, उसी नियम को सीखना ही नैतिकता का विकास कहलाता है। और नैतिकता का मतलब ये होगा, अगर समझें, नीति युक्त क्रिया, नियम के साथ कार्य करना, व्यवहार करना, व्यवहार का नकल करना, आदर्श के अनुरूप नकल करना, ये सब क्या कहलाता है? नैतिकता का विकास। नैतिकता के विकास का 4-5 प्रकार से अर्थ बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ नैतिकता के विकास का अर्थ अलग से आपको वीडियो मिलेगा, उसको पढ़िए। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो नैतिक विकास का सिद्धांत का मतलब होता है जिसे सिद्ध किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके, यानी जिसका हम प्रमाण दे सके या जिसको हम प्रामाणिक रूप से महसूस कर सके, वो सब गतिविधियाँ एक प्रकार से सिद्धांत होती है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को कोहल वर्ग ने अपने अनुभविक दृष्टिकोण और विद्यार्थी या अधिगमकर्ता या बालकों के बीच में संकटग्रस्त परिस्थिति उत्पन्न करके और अपने अध्ययन इत्यादि के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित किया है। धर्म संकट की स्थिति का तात्पर्य है कि समस्या के अंदर किस प्रकार से बालक निर्णय लेता है, इस पर आधारित प्रश्न, इस पर आधारित साक्षात्कार, इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के बालकों की कल्पनाओं को इत्यादि को संकलन करते हुए इन्होंने क्या किया था, नैतिक विकास के सिद्धांत को बताया कि इन 3 स्तरों से नैतिक विकास का जो होता है अधिगमकर्ता के बीच या अधिगमकर्ता में, वह जो है संभवतः और वास्तविक रूप से 3 स्तरों से गुजरता है। और इन 3 स्तरों के अंतर्गत 6 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक स्तर के अंतर्गत 2-2 अवस्था होती है, जिससे जो है अधिगमकर्ता का नैतिक विकास होता रहता है। वास्तव में नैतिक विकास किसी नियम के अनुसार व्यवहार करना, अनुरूपता या व्यवहार के अंदर नियम खोजना, क्रिया के अंतर्गत नियम, सभ्यता में नियम, संस्कृति के अंतर्गत नियम, यानी किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत जो नियम होते हैं उसी नियम को सीखना ही नैतिक विकास होता है, या उस नियम से व्यवहार करना ही नैतिक विकास होता है। तो इन्होंने जो है कोहल वर्ग महोदय ने इन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तर बताया कि 3 स्तरों से 6 अवस्थाओं के अंतर्गत उसका विकास होता है। तो पहला स्तर है पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर का तात्पर्य होता है इस अवस्था में जो अधिगम करता है सही गलत, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, गुण दोष, इन सब बातों को जो है उसके अंदर एक मानसिक प्रारूप धीरे धीरे बनना शुरू होता है, यानी उसका एक खाका तैयार होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उसको उन्होंने नाम दिया पूर्व नैतिक स्तर। यानी नैतिक जैसे होता है घर बनाने से पहले नींव बनाया जाता है, लेकिन नींव दिखाई नहीं देती, दिखाई देता घर है। नींव जितना दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर होती है। तो इसी तरह से नैतिकता के विकास का एक जो खाका तैयार होता है, जिसको उन्होंने पूर्व नैतिक स्तर का नाम दिया है, वह धीरे धीरे अपनी आवश्यकता, लाभ हानि, सुख दुख, प्रसन्नता अप्रसन्नता इत्यादि के रूप में जो है वह नैतिकता का उसके दिमाग में खाका बनना शुरू होता है, एक सोच समझ बनना शुरू होती है, जिसको उन्होंने पहला स्तर नाम दिया है पूर्व नैतिक स्तर। दूसरा उन्होंने दिया है पारस्परिक भूमिका अनुरूपता स्तर। जो उसके अंदर जो सोच समझ ब्लूप्रिंट दिमाग में बनी, अब जब उसको जो धीरे धीरे धारण करना शुरू करता है तो उसके अनुसार वह कार्य करना शुरू करता है। तो जब कार्य करता है तब भी उसका नैतिक विकास होता है, क्योंकि कार्य के दौरान वह बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी व्यक्तियों में, समाजों में वह प्रशंसा, आलोचना, सहयोग इत्यादि अनेक गतिविधियों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण से वह जो है नैतिक विकास उसका होता रहता है। आगे तीसरी अवस्था है आत्मस्वीकृति अवस्था। यह अवस्था जो है, इस अवस्था में आते आते अधिगमकर्ता जो है
हर नियम को या हर नैतिकता के व्यवहार को, नैतिकता के मान्यता को, नैतिकता के स्वीकृति को, आदर्श को, मूल्य को वह अपने विवेक के तराजू पर तौलना शुरू करता है कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, वर्तमान में क्या स्थिति है, भविष्य में क्या स्थिति होगी। इन सब बातों पर वह अपना विवेक, विचार, व्यवहार, समझ, अनुभूति, तर्क, ज्ञान इत्यादि को भी प्रस्तुत करने लगता है। तो यह अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है कितने लोग समाज में सुधार देते हैं, कितने लोग समाज को बनाए रखने में मदद करते हैं, और कितने लोग कुछ इस समाज के नैतिकता में कुछ जोड़ देते हैं, कितने लोग इसी नैतिकता के अंतर्गत समाज को कोई नई दिशा दे देते हैं। ये सभी योग्यता क्षमता देखी जाती है। अब हम एक एक अवस्थाओं को समझते चलेंगे। पहला है जो पूर्व नैतिक अवस्था है, जिसमें एक नैतिकता का एक मानसिक रूप से अधिगमकर्ता के दिमाग में खाका बनता है। उसमें हम लोग पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था है कि मतलब एक प्रारंभिक अवस्था में बालक जब कुछ सोच समझ वाला होता है, कुछ जांचने समझने की स्थिति में होता है, तो वह जब बड़ों की आज्ञा का पाता है, उसमें अगर उस पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलता है, तो धीरे धीरे उसको उस व्यवहार को बनाए रखने पर बल देता है। जिस व्यवहार पर उसे सज़ा मिलती है या अप्रसन्नता या आलोचना मिलती है या नाराज़गी मिलती है, धीरे धीरे उसे घटाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आज्ञा और दंड के अंतर्गत वस्तु भी हो सकती है, पुरस्कार भी हो सकता है, प्रशंसा भी हो सकती है। आज्ञा के दंड के अंतर्गत आलोचना हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, पिटाई भी हो सकती है, घृणा का व्यवहार भी हो सकता है। इस सब के माध्यम से बालक जो है घरेलू स्तर पर या अपने छोटे स्तर पर वह कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, उस कार्य को किस तरह करना चाहिए, इन सब बातों को धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है, जो पूर्व नैतिक स्तर की पहली अवस्था है। पूर्व नैतिक स्तर की दूसरी अवस्था क्या है? अहम केंद्रिता की अवस्था। जब धीरे धीरे वह कुछ स्पष्ट करने लगता है, सही गलत का सही व्यवहार को अपना करके प्रशंसा पुरस्कार जब पाने लगता है, तो वह क्या करता है, जो उसे अच्छा लगता है धीरे धीरे उसको वह ज़्यादा व्यवहार दोहराता है। क्या करता है? उस व्यवहार को ज़्यादा दोहराता है। उस व्यवहार के अंतर्गत वह नियम को, उस व्यवहार को ज़्यादा करना, उसके नियम को धारण करना, या ये कहें कि अहम केंद्रिता अवस्था के अंतर्गत उसे जो अच्छा लगता है, ये सामान्यतः बाल्यावस्था के अंदर ही आती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो उसे अच्छा लगता है, जो भोजन अच्छा लगेगा, जो कपड़ा अच्छा लगेगा, जिसकी बात अच्छी लगेगी, जो कार्य उसे अच्छा लगेगा, उसको जो है वह ज़्यादा दोहराना शुरू करता है, ज़्यादा अपनाना शुरू करता है। ये ज़्यादातर आज्ञा के पालन को संदर्भ में लेकर के, पुरस्कार के संदर्भ में लेकर के, यहाँ आज्ञा पालन के में भी वह नैतिकता सीखता है, पुरस्कार में भी नैतिकता सीखता है। और यहाँ पर अहम केंद्रिता में जो उसे अच्छा लगता है, इस आज्ञा पालन में जो उसे अच्छा लगेगा, उसी व्यवहार को ज़्यादा दोहराना शुरू करता है, ज़्यादा उसे वरीयता देता है, ज़्यादा पसंद करता है। तो इसके माध्यम से भी क्या करता है, वह उस विषय का, उस व्यवहार का, उस क्रिया का जो नियम है, जो तरीका है, जो परिस्थिति है, और जो उसकी समझ है, उन सब चीज़ों से संबंधित वह धीरे धीरे अपने दिमाग में धारण करने लगता है। फिर इसके बाद आती है अब इसकी तीसरी अवस्था। तीसरी जो अवस्था आती है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो तीसरी अवस्था आती है, वह तीसरी अवस्था भूमिका यानी कार्य से संबंधित होती है, जो दूसरे अवस्था के अंतर्गत, दूसरे स्तर के अंतर्गत तीसरी अवस्था आती है। पहला वाला स्तर आएगा, फिर इसके बाद दूसरा वाला आएगा। अब तीसरे वाले स्तर में क्या करता है, वह बालक जो कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, जो कार्य यहाँ पर आज्ञा के पालन में जो अपने स्वयं से जो समझ में आया है उस चीज़ को वो क्या करता है, जब कार्य करने लगता है, जब उसकी प्रशंसा होती है, उसके किसी व्यवहार के, किसी गतिविधि के, किसी क्रिया के, किसी उत्तर के, किसी ज्ञान के, तो जब वो प्रशंसा होने लगता है, तो उस चीज़ को वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे अपने धारण करने लगता है, उसी अनुसार व्यवहार सीखने लगता है। फिर जब वह स्वयं से जब इतना प्रशंसा पाता है, तो फिर वह चौथी अवस्था में, यानी जब समाज में जाता है, तो समाज का जो मूल्य है, नियम है, परंपरा है, रीति रिवाज है, आदर्श है, उसके अनुसार भी वह क्या करता है, व्यवहार करता है, वैसा अनुकूल करता है या सामाजिकरण होने लगता है। समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि व्यवस्था के अनुसार वह भी व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। यहाँ पर जो होता है, वह व्यक्तिगत कार्यों की उसकी प्रशंसा होती है। जब व्यक्तिगत कार्यों से जब ऊपर आगे बढ़ता है, तो
और वह सामाजिक कार्यों में जब भूमिका या अपना योगदान देता है तो समाज के रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, मान्यता, संस्कृति, सामाजिक सहमति इत्यादि को भी क्या कहता है, वह आत्मसात करने लगता है, धारण करने लगता है, समाज के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो वह समाज के अनुसार प्रशंसा पाता है और समाज के अनुसार उसकी इज्जत होती है, समाज में लोग उसे अच्छा मानते हैं। तो जैसे पहले यहाँ व्यक्तिगत और यहाँ सामाजिक तौर से वह क्रियाकलाप व्यवहार को दोहराता है, इस प्रकार से वह सामाजिक नियमों को सीखता चला जाता है, सामाजिक आदर्शों को सीखता चला जाता है, उसको वह मान्यता देने लगता है, उसे वह अपनी सहमति और देने लगता है। इस प्रकार से कार्य करता हुआ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वह उन नियमों को, मूल्यों को, आदर्शों को, गतिविधियों को सीखता चला जाता है। इसके बाद आती है पांचवी अवस्था। यह पांचवी अवस्था कब आएगी? यानी दूसरा स्तर के अंतर्गत दोनों अवस्था, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक अनुरूपता की अवस्था से गुजरने के बाद उसके बाद आएगी पांचवी अवस्था, जिसको आत्म स्वीकृति स्तर कहते हैं। इस स्तर पर अधिगम करता जब आता है तो सामाजिक सहमति की अवस्था कहते हैं। सामाजिक सहमति की अवस्था की जैसे जैसे ये कार्य करना शुरू किया तो इस अवस्था में आते आते वह देखता है कि समाज का इसमें कितने लोगों का सहमति है, कितने लोग सहयोग दे रहे हैं, कितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कितने लोगों को उसके कार्यों पर विश्वास है। उसके अनुसार उसका नियम, समझ, व्यवहार इत्यादि वह आत्मसात धारण करता चला जाता है, अपने हृदय में बैठाता चला जाता है। भलाई, कितना भलाई हुई, कितना नहीं हुई भलाई, यानी जो हमारा कार्य है उसमें लोगों की कितनी भलाई है, लोगों की कितनी सहमति है, लोगों को कितना विश्वास है, उस हिसाब से उसके नैतिकता की सोच, समझ, व्यवहार बढ़ती चली जाती है, बनती चली जाती है। इस प्रकार से एक अगर बात कहें तो इसमें सामाजिक सहमति, जिसमें वो सामाजिक प्रशंसा के आधार पर भी अपना नैतिकता का विकास करता चला जाता है और उस चीज़ को स्वयं भी स्वीकार करते हुए, उसको अपने हृदय में धारण करते हुए और उसके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ता है नियम, व्यवहार, क्रिया के प्रति। आगे है छठी, जब इसके बाद यह अवस्था आती है विवेक की अवस्था। यह अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब नैतिक विकास इस छठी अवस्था में पहुंचता है, छठी अवस्था यानी तीसरे स्तर के अंतर्गत छठी अवस्था तक जब वो पहुंचता है, उसका नैतिक विकास इस यहाँ तक सबका नहीं पहुंचता, फिर भी जब अधिगमकर्ता का नैतिक विकास इस अवस्था, छठी अवस्था तक पहुंचता है, तब वह नियमों, सामाजिक नियमों के प्रति समझने लगता है कि कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित, उसका चिंतन करने लगता है। आज के समय में उपयोगिता क्या है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वर्तमान में क्या है, भविष्य में इसकी कितनी आवश्यकता है, भविष्य में कैसा रहेगा, कैसा होना चाहिए। यानी जो नियम वो सीखे हैं बचपन से लेकर के विभिन्न अवस्था और सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत, क्रियाकलापों के अंतर्गत जो नियम, जो अनुशासन, जो व्यवहार, जो क्रमबद्धता उन्होंने सीखी है, उसके अंतर्गत वह औचित्य, न्याय अन्याय के बीच, सत्य असत्य के बीच, मान्यता और वास्तविकता के बीच, तर्क और वितर्क के बीच, आवश्यकता और परिवर्तन के बीच, इन सब चीज़ों के बीच में वह स्वयं से उसका मूल्यांकन करने लगता है, समझने पर बल देता है। इस अवस्था में आते आते कितने लोग इतने अधिक नैतिक हो जाते हैं कि कुछ नैतिक नियम दे जाते हैं, कुछ नैतिक सिद्धांत दे जाते हैं, कुछ अच्छी बातें नैतिक रूप में बता जाते हैं जिससे समाज का कल्याण होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं पुराने अनैतिक गतिविधियों को समाप्त कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत नहीं, किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो एक प्रकार से जैसे हम बात कहें कि अगर सती प्रथा की हम बात करें तो सती प्रथा के अंतर्गत जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर और विधवा विवाह, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सती प्रथा के अंतर्गत राजा राम मोहन राय ने भारत के धर्म के अंतर्गत जो नियम बने थे सती का होना अनिवार्य था, उसको खत्म किया। क्यों खत्म किया? उन्होंने हर तरह से, उनके नैतिक विकास का विवेक इतना व्यापक और व्यवस्थित हो चुका था कि वर्तमान को भी संभालना और अंग्रेजों से स्वीकृति लेते हुए इसको समाप्त कराने में सफल हुए। कहने का मतलब ये है कि समाज में क्या होना चाहिए, कैसी होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, पहले पारंपरिक रूप से अगर सोचा जाए तो महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर ही था, लेकिन अब उस मान्यता, उस स्वीकृति, उस नैतिकता के अंतर्गत परिवर्तन है कि नहीं, महिलाओं को भी व्यवसाय और शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नैतिकता के अंतर्गत, सामाजिक नियमों के अंतर्गत, सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत, अनुशासन के अंतर्गत, संयम और आत्मनियंत्रण के अंतर्गत बहुत से ऐसे नियम हैं जो वह विवेक युक्त अपनी कसौटी पर तोड़
रखते हुए उसे बताता है, उसे निर्देशित करता है, उसका निर्माण करता है, उसे नियंत्रित करता है, गलत है तो समाप्त भी करता है। तो यह जो है महान समाज सुधारक, महान दार्शनिक लोग होते हैं जो विवेक की अवस्था के अंतर्गत समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन, एक नया प्लेटफार्म देते हैं। अब रह गई बात की जैसे ये सामाजिक अनुरूपता स्तर है, यहाँ पर भी उसे समाज के अनुसार बनने बिगड़ने का अवसर मिल सकता है। अगर उसे समाज में नहीं समझाया गया तो निगेटिव विकास हो सकता है। उसी तरह से अहम केंद्रिता के अंदर अगर उसका संस्कार या गलत धारणा पड़ गई तो नैतिक के साथ साथ अनैतिक भी हो सकता है। फिर भी ये जितनी इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, इन अवस्थाओं ने पहला आज्ञा एवं दंड, जितना बड़े लोगों की जितनी ही आज्ञा मानता है, बड़े लोगों के परिवार लोगों के संस्कार जितने ही अच्छे होंगे उतना ही आज्ञा पालन करेगा तो उतना ही नैतिक विकास होगा। जितना गलत व्यवहार करेगा तो दंड अगर मिलेगा तब वो नैतिक विकास होगा। तो इस प्रकार से पहली अवस्था के बाद अहम केंद्रिता, वो अपने सुख सुविधा के आधार पर नियम सोचने लगता है। फिर समाज में लोगों के प्रशंसा के आधार पर, फिर सामाजिक कार्यों के आधार पर वह जो है अपने नियम, सोच समझ, नियम इत्यादि को धारण करता है। फिर उसके बाद समाज में कितने लोग सहमत हैं उसके व्यवहार से, उसके आधार पर अपने नैतिकता का प्रारूप तैयार करता है, उसके प्रति आस्था रखता है। फिर उसके बाद वह उन नियमों के प्रति, जब पूर्ण विवेक की अवस्था के अंतर्गत वह नियमों के प्रति उसकी मूल्य, आवश्यकता इत्यादि के महत्व को ध्यान में रखते हुए उस नियम को, अनुशासन को सीखता चला जाता है। इस प्रकार से उसका नैतिक विकास होता है। यानी नैतिक विकास जो है 3 स्तर से और 6 अवस्थाओं से गुजरता है। याद रखिएगा, इसको 6 अवस्थाओं को इसी क्रम में ही लिखिएगा, क्योंकि पहले ये आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा ये है, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये, तब जाके सही होगा। इसमें क्रम भंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। इन 3 स्तर पर 6 अवस्थाओं से गुजरता हुआ अधिगमकर्ता का नैतिक विकास होता है। मुझे उम्मीद है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।